Good afternoon, all of you. We have finished the class on labor welfare today. Okay, half of it we have done in the last class. We will shift this side, and the other half we'll do it in this class. Now, this is a small topic. It's not a chapter given in your syllabus. It's a topic. So we'll cover it likewise. Write down. In the last class, you wrote the definition of labor welfare. And I explained to you what is labor welfare. क्या होता है? एक बार थोड़ा सा recap कर देते हैं. Labor welfare are those facilities or those amenities which are given to labor, which are given to, बोलो, दिया जाता है by the organization. सिर्फ organization नहीं देती है, इसको बाकी लोग भी देते हैं. जैसे कि लेबर वेलफेयर किससे इन्फोर्स किया जा सकता है? लेबर वेलफेयर कैन बी स्टार्टेड और गिवन बाय ईदर द एम्प्लॉयर दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है, या एम्प्लॉइज खुद भी कर सकते हैं. कई जगह एम्प्लॉइज खुद माने ट्रेड यूनियन करता है. देखो बहुत जगह पे, हाँ, बहुत जगह पे ट्रेड यूनियन ने लड़ के मैनेजमेंट से लेबर वेलफेयर की चीजें अपने लोगों के लिए ली हैं. ओके, जैसे कि टाटा में हाउसिंग फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन ये लेबर का ही किया हुआ है, ट्रेड यूनियन का फाइट किया हुआ है, जिसने लड़ करके हाउसिंग फैसिलिटी अपने लोगों के लिए ली. उसी तरीके से जब लेबर यूनियन कहीं पे स्ट्रांग होता है ना, जैसे आप देखेंगे कि जनरली लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होती है वहाँ ट्रेड यूनियन आज भी स्ट्रांग है. जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, ये लोग बोनस नेगोशिएट करते हैं. जो प्रेसिडेंट होता है उसके बिहाफ पे, लेबर के बिहाफ पे वो बोनस नेगोशिएट करता है और ज्यादा से ज्यादा बोनस अपने लोगों के लिए लेने की कोशिश करता है. मैनेजमेंट क्या चाहेगा? थोड़ा कम में नेगोशिएट करे, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करता है. जहाँ ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होता है वहाँ पे a lot of amenities is covered by
ट्रेड यूनियन। तो तुमने जो बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट देती है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है, वो तीनों लोग दे सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर खुद दे सकता है, जैसे जो स्टैट्यूटरी है उसकी बात अलग है, वो सरकार का प्रावधान है तो वो देना ही देना है एम्प्लॉयर को। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी है, जैसे कि इंटरेस्ट कम देना अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को, ताकि वो टू व्हीलर खरीद सके, बाइक खरीद सके, स्कूटर खरीद सके या कार खरीद सके, कम रेट पे लोन देना, या फिर उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, उनके बच्चों के लिए कंपटीशन करना, और जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, प्राइज मनी मिलेगा, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। जैसे कुछ एम्प्लॉयर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंडोर गेम्स का सेटअप बनाते हैं, लाइक अ रिक्रिएशनल फैसिलिटी गिवन टू देम, टेबल टेनिस खेलना या बैडमिंटन खेलना, कुछ तो आउटडोर करवाते हैं फुल, जैसे कि हॉकी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, सुने हो ये सब, फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, और गेम्स खिलाते हैं। लेबर वेलफेयर एक बहुत वाइड टॉपिक है जो अलग अलग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, और अलग अलग पर्पस के लिए, यानी अलग अलग फॉर्म है इसका जो दिया जाता है। फॉर्म्स वगैरह हम थोड़ा आगे बताएंगे, आज थोड़ा सा स्पीड अप करो ताकि लेबर वेलफेयर को खत्म कर सके। राइट डाउन द बेसिक फीचर्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलोज। The basic features of welfare measures are as follows. Number 1, labor welfare includes various facilities services and amenities, facilities, amenities। क्लास में जो लोग बैठे हैं उनको लॉग इन करने की तो जरूरत नहीं है। लिंक का प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, नहीं मैम, फोन चला रही है, प्लीज कर लेंगे अभी, फिर मुस्कान लेबर वेलफेयर। चलो, लेबर वेलफेयर includes various facilities, services and amenities provided to workers, and amenities, amenities, amenities provided to workers for improving their health, efficiency, economic betterment and social status. Economic betterment and social status. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वेलफेयर मेजर्स आर in addition to the regular wages, welfare measures are in addition to the regular wages and other economic benefits available to workers, due to legal provisions and collective bargaining. अवेलेबल के बाद क्या बोले? ड्यू टू लीगल बेनिफिट्स, लीगल जो सरकार ने बनाया है बाय लॉ,
हाँ, लीगल प्रोविजन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट देखो, इसमें 2-3 वर्ड है जो समझ में नहीं आया होगा, समझाएंगे अभी, लिख लो पहले। नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ लेबर वेलफेयर। ये आपका एग्जाम में ये टॉपिक रह सकता है शॉर्ट आंसर्स में। थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट लिखो, लेबर वेलफेयर मेजर्स आर फ्लेक्सिबल। Labor welfare measures are flexible and ever changing. Flexible and ever changing. New measures are added from time to time. New measures are added from time to time. Next. These measures can be introduced by, yes. These measures can be introduced by the employers, government, or the employees. Employers, government, and the employees. Next, last point. The purpose of labor welfare is to bring about the development in the whole personality of the workers. Development in the whole personality of the workers to make him a good worker and a good citizen. अब बताओ क्या हुआ? मैम सेकंड नंबर का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। सेकंड है, वेलफेयर मेजर्स आर इन एडिशन टू द रेगुलर वेजेस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स available to workers due to legal provisions and collective bargaining. Thank you, ma'am. नहीं समझ में आया? Amenities are the facilities, basic amenities. जैसे यहाँ कॉलेज में basic amenities is like toilet, a medical aid, like that. second number में भी कोई word तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अभी हम पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझ में है मैम, हाँ सब समझ में है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मालूम है क्या होता है? मतलब नेगोशिएट करना, सारे जो भी वर्कर्स सब मिलकर जाकर मैनेजमेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? देखो, पहले इंडस्ट्री में इंडिविजुअल बार्गेनिंग होती थी, ठीक है? जैसे जैसे तुम इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुमको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में पहले इंडिविजुअल बार्गेनिंग होती थी, यानी हर वर्कर अपने बिहाफ पे जाके मैनेजमेंट से नेगोशिएट करता था कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए या मुझे इतनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन होता ये था कि the employer were always mightier, they would always exploit the workers. Very gradually, it happened very gradually that the workers realized that collective bargaining is one method जिसमें कि अगर हम बहुत सारे लोग जा करके एक ही बात को पुट फॉरवर्ड करेंगे तो इतने लोगों को एक साथ मना करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एम्प्लॉयर्स के थ्रू। तो दैट इज हाउ they started the concept of collective bargaining. आज भी collective bargaining to a great extent बहुत important है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है? क्योंकि इतने लोगों की आवाज दबाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है या हुआ है।
जो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर पे दबाव बनाती है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ही तरीके से होता है। ये पढ़े हो तुम लोग, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट पढ़े हो? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने लगता है ना, ठीक है, इंडस्ट्री का डिस्प्यूट होने लगता है तो अच्छा, तुम लोगों की क्लास में एक कॉन्सेप्ट ये भी था ना, हम पूछे थे ना क्वेश्चन में कि कंप्लेंट और ग्रीवेंस में क्या फर्क होता है, पूछे थे क्या होता है उसमें? कितने लोग फाइंड आउट किए थे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए जरा। कंप्लेंट का भी इनफॉर्मल वे में किसी चीज का कंप्लेंट करना है, और ग्रीवेंसेस में था कि फॉर्मल वे में पूरे डिटेल करके सब लोग जाकर रिक्वेस्ट करें कि इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उस पे एक You're quite close. I accept that. You're quite close, but not completely correct. देखो सीधा पे कलेक्टिव बार्गेनिंग तक समझ पाएगा। क्लास करने की आदत ही छूट गई है। म्यूट करो। नहीं करो। हल्ला नहीं करना, ठीक है? देखो, when you're talking in terms of an organization, okay, ये तुम्हारे लेवल के एग्जाम्पल से तुम समझाए थे। तुम्हारी क्लास में एसी खराब है, बहुत दिनों से एसी खराब है। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, सोच लो 1 महीना और क्लास सोचो, एंड जस्ट इमेजिन कि तुम वॉक करके आ रहे हो, तुम क्लास में पसीना पसीना हो, परेशान हो। क्लासरूम तो तुम्हारा कॉम्पैक्ट ही रहेगा, क्लासरूम तो खुला नहीं करके पढ़ा सकते हैं, एसी बंद है तो क्लास ह्यूमिड हो जाएगा। अब वैसे में एक क्लास किया जा सकता है, 2 क्लास किया जाता है, पर पूरा टाइम नहीं कर सकते हैं आप क्लास, तो दिक्कत होगी। यू आर sharing this to her, Muskan. You all share it among yourself. You shared it with me. मैम बहुत दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं करेंगे। कोई मेल आई, उसको भी बोल दिया क्या इतने क्लास में गर्मी है, बस ऐसे ही। This shows your dissatisfaction, sense of complaint. तुम्हारे जूनियर आए तो तुमने उसको बोल दिया कि यार इस क्लास में क्लास करोगे, इतनी गर्मी है, क्लास में ऐसे नहीं चलता, ठीक है? You said it to everyone. इसको कहते हैं कंप्लेंट। हम में से जिसको भी तुमने बताया एसी के बारे में, nobody is responsible to solve your problem. कोई तुम्हारा एसी मेंटेनेंस नहीं कराएगा, क्योंकि we are not the appropriate authority for that. But when you write it in an application which is signed by all of you students and put it forward to the management, that is called grievance. यानी ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है कि डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है एक सेंस ऑफ इनजस्टिस। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, अब तुमको ये लग रहा है बाकी लोगों को तो ट्रांसफर नहीं किया यहाँ से, मैं सिर्फ पटना में सबका घर है, तो पटना में सहूलियत है तुम लोगों को, अब तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से दिल्ली कर दिया, तो तुमको ये फील होगा बाकी किसी को तो ट्रांसफर नहीं किया, मुझे जानबूझ के ट्रांसफर कर दिया, मुझे होम टाउन से हटा दिया, ठीक है? या मैंने साल भर या 3 साल से काम अच्छा किया, नए प्रोजेक्ट पे मैंने काम कंप्लीट किया और इसका प्रमोशन कर दिया। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ इनजस्टिस। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो। अब ये सेंस ऑफ इनजस्टिस जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा भी मैल अडैप्टेशन हो सकता है।
बहुत सारे लोग नहीं होते उस टाइप के जिनको लगता है बस दुनिया का सारा अत्याचार उन्हीं के साथ हो रहा है, ठीक है। उनमें फाइट करने की टेंडेंसी नहीं है, उनमें रैशनल थिंकिंग नहीं है, सही गलत समझने की क्षमता नहीं होती है, बस झंडा उठाओ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। होते हैं ऐसे लोग, और यही नेचर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। वो इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है, दे फाइंड प्रॉब्लम इन एवरीथिंग, होते हैं ऐसे लोग, इसीलिए चैनल वैनल बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिससैटिस्फैक्शन हम इसलिए बताए ताकि तुम हमेशा मैनेजमेंट को ब्लेम ना करो, मैनेजमेंट की पोजीशन पे जा करके चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज हमेशा अपना अपना स्वार्थ ढूंढता है, और सिर्फ उसका स्वार्थ देखा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ फेयर पॉलिसी, हम तुमको डांट दें और तुम कल को बोलो कि नहीं नहीं मैम हमको गलत डांट दी, तुम हल्ला करते रहो और तुमको ये लगे कि हम हल्ला भी कर रहे हैं तो मैम को नहीं डांटना चाहिए, है ना, ऐसा फीलिंग होता है। बच्चे ये हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाएंगे वैसे बच्चे, ये उनका मैल एडेप्टेशन है, जबकि आपको पता है कि क्लास में डेकोरम मेंटेन करना है। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है, कि दीज पीपल दे आर मैल एडेप्टेड, इनको लगता है कि सब गलत इनके साथ हो रहा है। तो अब ऐसे लोगों को अगर ऑर्गेनाइजेशन इनकी विम से काम देखने लगी तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे नहीं चलती है। दिस इज नोन एज डिससैटिस्फैक्शन। इसके ऊपर गया कंप्लेंट, यानी आपने जूनियर को बोला, आपने सीनियर को बोला, आपने साथ वालों को बोला मेरे ट्रांसफर कर दिया, मेरा प्रमोशन नहीं दिया, मेरा बोनस रोक दिया, सब कुछ बोला, लेकिन व्हेन यू मेक दिस अनाउंसमेंट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एचआर को रिटन में तुमने कंप्लेंट डाल दिया, ठीक है, रिटन में कंप्लेंट डाल दी, या तुमने फोरम में अप्लाई कर दिया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या बहुत तरीके का वर्कर का एसोसिएशन भी होता है, ठीक है, उस एसोसिएशन के हेड से तुमने बात करके इस बात को कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, दिस इज नोन एज ग्रीवेंस। समझ में आया कंप्लेंट ग्रीवेंस के बीच में डिफरेंस? अगर देखो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो ग्रीवेंस को अपने स्टेप पे रोक ले, अपनी जगह पे रोक ले। अगर ये वर्कर का ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होता है, चाहे जिस भी तरीके से हो सकता है वर्कर गलत है, हो सकता है वर्कर सही है, लेकिन यू नीड टू हैव अ पेशेंट ईयर टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, क्योंकि कई बार यही छोटी छोटी बातें यूनाइट करके कलेक्टिव होकर के बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जिसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल, डिस्चार्ज, ऐसी चीजें नॉर्मली जब हम कलेक्टिव की बात करते हैं तो ऐसी चीजें डिस्प्यूट में नहीं काउंट होती, यानी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम कलेक्टिव रूप नहीं देते हैं। अब जैसे क्लास में कोई एक बच्चा है, सिर्फ उसी को प्रॉब्लम है, तो पूरा क्लास उसके बिहाफ पे खड़ा होगा क्या? नहीं होगा, अनलेस कि एकदम ही कोई वैसी बात हो गई हो कि भाई तुम्हारे आन पे लग गई हो स्टूडेंट के, तुम नहीं उसको सपोर्ट करोगे, ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। सो ये जो 4 केसेस मैंने बताया आपको, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल और डिस्चार्ज, ऐसे केसेस में कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कलेक्टिव डिस्प्यूट का केस बनता है, कर सकते हैं लोग। ये जब ग्रीवेंस का जब रिड्रेसल नहीं होता है तब ये बढ़ के बन जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इतनी बड़ी चीज होती है कि उससे दो ही चीज हो सकती है, या तो लॉकआउट, यानी एम्प्लॉयर ताला लगा के चला जाए ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर स्ट्राइक, ठीक है। अब ऐसी चीजों में कई जगह पे ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिवली बात किया जाता है, तुम्हारा बोनस के लिए या तुम्हारे किसी वर्कर को निकालना है उसके बिहाफ पे, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक प्रिवेंशन, यानी होने के पहले आप रोक लीजिए, और एक सेटलमेंट, यानी अब हो गया है डिस्प्यूट तो उसको सेटल कैसे किया जाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट में आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मेथड है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें लेबर वेलफेयर के लिए ट्रेड यूनियन ने करवा ली है जबरदस्ती कलेक्टिव बार्गेनिंग से। समझ में आई बात? यही तुमको कलेक्टिव बार्गेनिंग समझाने के लिए इतना समझाया। अब लिखो, लेबर वेलफेयर कितने टाइप का होगा?
दो तरीके का, एक स्टैट्यूटरी और एक नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी वो जो सरकार द्वारा है, और नॉन स्टैट्यूटरी वो जो एम्प्लॉयर ने अपनी मर्जी से दिया है, which is not written in any law। ठीक है, कई बार हाउसिंग फैसिलिटी या स्कॉलरशिप प्रोग्राम या लेस इंटरेस्ट पे पैसा जो दिया जाता है स्कूटर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज या फिर कैंटीन की फैसिलिटी कुछ जगह पे ऐसे फैक्ट्रीज एक्ट में वो मेंशन्ड है। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ो आगे, फिर बताते हैं। लिखो, लेबर वेलफेयर इंक्लूड्स both statutory 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 मैम and स्पेलिंग जरा रिपीट कर दीजिए please। statutory 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 as well as non-statutory activities which is undertaken by any of the three agencies employers, trade union or the government, trade union and the government or the government, sorry, for the physical and mental development of workers both as a compensation for wear and tear that he undergoes as a part of production process, and also to enable him to sustain and improve his basic capacity. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इतना इनफ हो जाएगा तुम लोग को लिखने के लिए। लिख लो, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर। पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट्स में लिखना, बाद में एग्जाम में इलैबोरेट कर लेना उसको। और जाना शुरू कर Write down. Point number 1. Provides better, full sentence exam में लिख लेना. Provides better physical and mental health to workers. Physical and mental health to workers. Physical and mental health to workers. Number 2. High efficiency, cordial industrial relationship. High efficiency,
कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाँ उसी में मैम हाई एफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी, कॉमा कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉर्डियल माने अच्छा, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉमा लो लेबर टर्नओवर, लो लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, लो लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ठीक है। मैम लास्ट का वर्ड क्लियर नहीं सुनाई दिया। एब्सेंट, एब्सेंट लिखो EEISM, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, next point, workers take active interest in, workers take active interest in their jobs, in their jobs and work with a feeling of, and work with a feeling of, with a feeling of involvement and satisfaction, work with a feeling of involvement and satisfaction, ठीक है। इतना पॉइंट्स को आप और भी पॉइंट्स क्लास के अंडरस्टैंडिंग से एलैबोरेट कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म में क्या फर्क होता है? डिससैटिस्फैक्शन के कारण कभी-कभी सब एब्सेंट कर देते और लेबर टर्नओवर क्यों होता है? लेबर टर्नओवर क्यों होता है? वर्किंग एनवायरनमेंट हम डिससैटिस्फैक्शन की वजह से Is dissatisfaction the only reason? जैसे like वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता और ऐसा कुछ जॉब चाहे वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए, which is again a part of job dissatisfaction, that can be put under the category of job dissatisfaction, जो तुम कह रही हो जैसा जॉब नहीं मिल चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा। And any other answer? ये रैंडम टॉपिक है, ये बस हम तुमको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। लेबर टर्नओवर इज इट ओनली बिकॉज ऑफ जॉब डिससैटिस्फैक्शन? तो तुम लोग तो जॉब के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं बोल रहे हो। पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे इस फैक्ट्री में काम कर रहे तो जो केमिकल कंपाउंड्स है, लोकेशन हो सकता है। अभी थोड़ा डिस्कस करोगे ना दिमाग चलने लगेगा। तुम लोग एकदम रेस्टेड बनाते हो। बोलो, यू आर कमिंग फॉर दिस क्लास और नेक्स्ट क्लास? 12:40 it is. 20 minutes for the class to end. बताओ। So that is again a part of organization problem, right? तो तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो। जैसे उसने बताया एक लोकेशन, पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक, नहीं तुम्हारा सही चल रहा है दिमाग, तुम बोलो। लाइक मैरिज, तुम लोगों को कितनी बार हम समझाएंगे, HR पढ़ते समय अपने आप को पुट फॉरवर्ड करो। अभी एज ए स्टूडेंट एग्जाम्पल लो और बाद में एज अ एम्प्लॉय एग्जाम्पल लो। होता वही है जो तुम सोच पा रहे हो अभी, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लगता है कुछ अच्छा सा तो जरूर होगा, कुछ आंसर बनाने लायक, है ना? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, तुमने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स बताया उसमें बहुत सारे रीजन है। जैसे कि तुम अगर पटना में नहीं होते
तुम्हारा लोकेशन अगर पटना नहीं होता तो क्या तुम सीमेंट कॉलेज में पढ़ते? नहीं पढ़ते। तुम हिमाचल प्रदेश जा करके तो नहीं पढ़ोगे अभी, फॉर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक जनरल बात हो रही है, नहीं जाते ना तुम लोकेशन। उसी तरह से अगर तुम्हारी फैमिली आज पटना में बेस्ड है, मान लो पटना में तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो तुम ज्वाइन करोगे उसको। अगर तुम्हारी फैमिली शिफ्ट कर जाए यहाँ से बैंगलोर पूरा विथ बैग एंड बैगेज, तो मे बी तुमने जॉब छोड़ दो, तुम शिफ्ट कर जाओ, तुम बैंगलोर में वो जॉब ढूंढो। दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ लेबर टर्नओवर। सेकेंड रीजन, विमेन का दो मेजर केस है जिसकी वजह से टर्नओवर देखा। एक प्रेगनेंसी, मैटरनिटी, और दूसरा मैरिज, बिकॉज आवर सेटअप इज सो टू मूव विद द बॉय। ठीक है, जो सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ होता है। पर तो मैटरनिटी में टर्नओवर तो नहीं होता। होता है, देयर आर, देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी, इट्स नॉट जस्ट मैटरनिटी, व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न नोबडी इज रेडी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। आप बड़े शहरों में रहेंगे तो whom are you going to leave the child with? The second thing is not everyone puts their child in crèche. ठीक है, तो in that case who will take the leave? Not the father. The mother will obviously take the leave, leave the job. कितने ही केसेस ऐसे देखे गए हैं, है ना। तो लेबर टर्नओवर का ये सब भी कारण होता है। लेबर टर्नओवर का एक्सीडेंट भी कारण होता है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट, हाँ, डिसेबिलिटी अगर हो जाए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीजों का सिक्योरिटी होता है। लेबर टर्नओवर मतलब मास नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नो, लेबर टर्नओवर मतलब एक साल में किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठा लो और बोलो कि 2021-22 के ईयर में कितने लोग निकल गए। अब सबका कारण एनालिसिस करो। जब कारण एनालिसिस किया जाता है तो देखा गया है कि ये सारे कारण हैं 5% तक। और दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अच्छी हो, ओके, कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपका पर्सनल बेटरमेंट आपको दूसरी जगह दिख रहा है तो आप जरूर नौकरी छोड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग अभी बहुत छोटे एज के हो, तुम लोगों को इस एज में 35-40 तक लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, ताकि बाद में यू मे स्लो डाउन इन दैट करियर पीक। करियर का ग्राफ पढ़ाए थे ना तुम लोग को। ऐसे में क्या होगा, तुमको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जहां मिलेगी वहां तुम शिफ्ट करोगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। तो लेबर टर्नओवर का बहुत सारा कारण होता है और ये माना जाता है कि 5% तक लेबर टर्नओवर इज फाइन, दैट इज लाइक ओके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज when a person will leave, fresh people will come, they'll bring in new ideas, they'll bring in new methods of change, new skills, new blood, okay. but ये होता है कि जब लेबर कोई और कुछ लोग छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनको ज्यादा सैलरी दे करके रोका भी जाता है, पर सबको नहीं रोका जाता है। पर वर्कर्स के केस में तो नहीं होगा, वो तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय लोग उनके केस में होगा। हाँ, वर्कर्स का भी कारण होता है ये सब। हमेशा नहीं मिलता है, कई बार आप सेम सैलरी पे ज्वाइन करते हैं सिर्फ बड़े ब्रांड नेम की वजह से। मान लो तुम जर्नलिज्म में हो, ठीक है, मान लो तुम जर्नलिज्म में हो और तुम जर्नलिज्म की एक, देखते नहीं हो आजकल यूट्यूब वगैरह पे क्या छोटी छोटी कंपनीज आ गई हैं जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, वीडियोस पोस्ट करती। मान लो स्टार्टअप है, ठीक है, और उसमें तुम MBA इन जर्नलिज्म हो तो तुमको 40,000 ऑफर कर दिया, ठीक। अब स्टार्टअप थी, तुमने ज्वाइन कर लिया उस ऑर्गेनाइजेशन को, धीरे धीरे तुमने काम किया, काम सीखा। अब दो चीजें तुमको लगने लगी। पहली तो ये लगने लगी कि काम तो सीख लिए हैं लेकिन फ्यूचर ग्रोथ इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग का लिमिटेशंस में तुम लोग को ये पढ़ाए थे। हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा करियर प्लानिंग का स्कोप नहीं होता है। दूसरी चीज, तुम ये सोचोगे कि अगर हम इसी कंपनी में रह जाएंगे तो मेरा ब्रांड या मार्केट वैल्यू मेरा क्या रहेगा। अब वैसे केस में अगर तुमको इंडिया टुडे से ऑफर आए जर्नलिज्म ज्वाइन करने का 40,000 पे की, तो क्या तुम नहीं ज्वाइन करोगे? करोगे? आंसर मिला तुमको। नॉट ऑलवेज यू गेट अ चेंज फॉर 30%, कई बार आप सेम सैलरी पे भी किसी और बेनिफिट्स की वजह से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर वर्कर्स हो गया।
Next, write down types of welfare services. आज लेबर वेलफेयर खत्म कर देंगे. टाइप्स ऑफ वेलफेयर सर्विसेज. पहला लिखो इकोनॉमिक सर्विसेज. इकोनॉमिक सर्विसेज. सेकंड लिखो रिक्रिएशनल सर्विसेज. रिक्रिएशनल सर्विसेज. थर्ड लिखो फैसिलिटेटिव सर्विसेज. इकोनॉमिक सर्विसेज में 2 लाइन लिख लो. ये टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर सर्विसेज है. ठीक है मैम. ठीक है. देखो लेबर वेलफेयर जो होता है वो इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक इकोनॉमिक सर्विस यानी जो पैसे से लिंक्ड है, जैसे पेंशन वगैरह है या कोई और इकोनॉमिक बेनिफिट है. पर लेबर सर्विसेज ऑलवेज आई हैव मेंशन्ड यू कि ये जो वेलफेयर सर्विसेज है ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती है, ये उनके सोशल वेलफेयर के लिए भी होती है. जैसे अगर तुम्हारे पास मटेरियल आ रहा है घर में लेबर का, तो उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं. स्कूटर आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, मटेरियल वो खरीद रहा है, तो उससे उसका सोशल स्टैंडर्ड बढ़ेगा कि नहीं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. अब ये मटेरियल कैसे आए, उसके लिए इकोनॉमिक थोड़ी फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन देगी. तो ये सब कुछ लिंक्ड है. रिक्रिएशनल फैसिलिटी क्या होती है, जो तुमको रिक्रिएशनल फैसिलिटी यानी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए जो फैसिलिटी तुमको रिक्रिएट करती है, यानी तुम्हारा जो एक फटीग है उसको दूर करने में हेल्पफुल होता है, वो होता है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज. जैसे ये गेम्स, ठीक है. हाँ नहीं, वो फैसिलिटेटिव सर्विसेज में आता है. रिक्रिएशन मतलब रीडिंग रूम्स भी बनवाया जाता है लेबर के लिए. ठीक है. तो लोग बहुत सारा लाइब्रेरी होता है, रेडियो, टीवी, ये सारी चीजें रिक्रिएशनल मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए की जाती. रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी, ये सब. टेबल टेनिस का कोर्ट इंडोर में, लाइक दैट. और जो तुमने बोला आकांक्षा, वो फैसिलिटेटिव सर्विसेज में आती है. कैंटीन है, हाउसिंग फैसिलिटी है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, हाँ, रेस्ट रूम, फिर और एजुकेशनल फैसिलिटी. एलटीसी पढ़ाए थे तुम लोग को, एक लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसमें बाहर जाने के लिए पैसा मिलता है फैमिली के साथ. दैट इज आल्सो फैसिलिटेटिव सर्विस. 2 लाइन लिख लो. राइट डाउन इकोनॉमिक सर्विसेज. These services provide some additional economic security. These services provide some additional economic security over and above the wages such as pension, life assurance, credit facilities, etc. Pension is a kind of इसी में, हाँ, pension is a kind of deferred payment, DEFERRED. Pension is a kind of deferred payment to meet the needs of the employees, in their old age. हाँ, needs of the employees
in their old age. Similarly, the employer may contribute towards the premium of life insurance of each employee. Money is also provided for purchase of scooter, cycle, TV, sewing machine. आप जनरली देखिएगा सिलाई मशीन वगैरह से वो लोग रोजगार को बढ़ाते हैं, तो इन चीजों को एक बार कैपिटल जरूरत होती है खरीदने की। दिवाली में बोनस वगैरह देते हैं क्या? इट इज ओवर एंड अबव, बार बार समझा रहे हैं तुमको कि जो बोनस है वो स्टैट्यूटरी कंडीशंस है, वो तो है ही, उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स करती है दैट इज इन वेलफेयर सर्विसेज। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिक्रिएशनल सर्विसेज। The attitude of employees improve. इसके बाद किसका क्लास है? The attitude of employees improve when the routine of everyday living is broken occasionally. Broken occasionally, मानी रूटीन से हट के उनको कुछ कराया जाता है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में। लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट में अरेंज फॉर reading rooms, libraries, TV, etc. Management may arrange for reading rooms, library, etc. Facilitative services लिखो, जो अभी डिस्कस किए हम लोग वो लिख लीजिए। फैसिलिटेटिव सर्विसेज में लिखो कैंटीन्स, रेस्ट रूम, मेडिकल फैसिलिटीज और हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ये वेलफेयर में आएगा कि अगर और तुम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, तो इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टार्ट अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ इट्स। वो एक कॉमन स्टॉप पे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो बस चलाना होता है, या आप थोड़े बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको दिखेगी, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टीचर्स वगैरह को वेलफेयर। हाँ, टीचर्स को ले लेते हैं, ओके, मतलब घर से लेता है बहुत ऑफिस में there are organizations in the industrial zone जो कि पूरी की पूरी बस प्रोवाइड करती है, बस स्टॉप पे वहां से वो लोगों को पिक करती है, जहाँ कम लोग होते हैं वहाँ वो कार भेजती है। This is a part of facilitative services। ठीक है, हाउसिंग की फैसिलिटीज है, कैंटीन की फैसिलिटी। देखो जो फैक्ट्रीज एक्ट लिखा हुआ है
फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, थूकदान जो फैक्ट्री में होता है, स्पिट्यून, सैनिटरी, इन चीजों का मेंशन है, यानी ये स्टैट्यूटरी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेनिफिट के तौर पे वर्कर्स के लिए शुरू किया जाता है, फूड वगैरह भी, सब्सिडाइज्ड फूड एंड ऑल, ओके, known as facilitative services. With this we complete 13. With this we complete labor welfare. समझ में आया? Yes, ma'am. I'll take it. Don't worry. Wait, do not log out. I'll take the screenshot. Okay, thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.